अस्सलामुअलैकुम। साइमुलेशन एंड मॉड्यूलेशन का फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन। सबसे पहले सिस्टम डेवलपमेंट की अगर बात कर लें तो सिस्टम डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कह लो विच इंक्लूड्स फेजेस सच एज प्लानिंग, एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। सबसे पहले किसी चीज़ का तस्वुर किया जाता है, ख्याल किया जाता है यानी कि प्लानिंग। उसके बाद उसका तज्जिया किया जाता है यानी कि एनालिसिस। उसके बाद उसको किसी मॉडल के फॉर्म में उसको शेप दी जाती है, उसको कहते हैं डिज़ाइन। फिर उसके ऊपर तामीर की जाती है। वो जो प्लान जो बना हुआ होता है उस पर अमल पैरा हुआ जाता है, उसको कहते हैं डेवलपमेंट। एंड लास्ट में होता है मेंटेनेंस। इसमें वैसे हम बात कर रहे हैं सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन की। तो सिस्टम एनालिसिस की डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड डीकम्पोजिशन ऑफ अ सिस्टम इनटू इट्स कंपोनेंट्स। पूरे एक सिस्टम्स है उसको एक कंपोनेंट्स में कट करके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। और एनालिसिस स्पेसिफाइज व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि सिस्टम को करना क्या है। सिस्टम एनालिसिस इज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडिंग अ सिस्टम। ये सिस्टम को पढ़ने के लिए कंडक्ट किया जाता है, एंड इट्स पार्ट्स, और इसके पार्ट्स यानी कि इसके कंपोनेंट्स, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई इट्स ऑब्जेक्टिव, ताकि इसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। इट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दैट इम्प्रूव्स द सिस्टम एंड इंश्योर्स, और ये इस चीज़ की यकीन दहाई करवाता है कि दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स वर्क एफिशिएंटली टू अकम्प्लिश देयर पर्पज़। तो सिस्टम एनालिसिस क्या है, इसमें कलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रेटेड किए जाते हैं फैक्ट्स को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो सिस्टम है उसको डिकम्पोज करके कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि इसके कॉमन ऑब्जेक्टिव जो कि हमें चाहिए वो अच्छे से पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नेक्स्ट है सिस्टम डिज़ाइंस। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ न्यू बिजनेस सिस्टम्स और रिप्लेसिंग एन एक्साइटिंग सिस्टम existing system by defining its components or models to satisfy the specific requirements. Requirements कोई भी एडवांस हो सकती हैं या कोई भी न्यू हो सकती हैं। Before planning you need to understand the old system thoroughly and determine how computer can be best be used in order to operate efficiently. अगर यहाँ पे एग्जांपल ली जाए किसी भी चीज़ की, किसी एक लाइब्रेरी की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम एग्जांपल ले लें, तो उसमें अगर वो चीज़ डिजिटलाइज नहीं थी, पहले कोई बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल किसी कपड़े का कोई कारोबार है और उसको डिजिटलाइज नहीं है, सिर्फ ऑफलाइन फ़िज़िकली शॉप से जाकर ख़रीद सकते हैं, तो और हम अब चाहते हैं कि वो ऑनलाइन हो जाए, उसको हम वर्चुअलाइज कर दें और ऑनलाइन भी कोई शॉपिंग कर सकें। तो उसके अंदर वो जो एग्जिस्टिंग बिज़नेस है उसके अंदर स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट, क्या स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट है कि उसको ऑनलाइन करना है ताकि ऑनलाइन ऑर्डर्स भी प्लेस हो सकें और हम अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकें, ज़्यादा मार्जिन, ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा बिज़नेस को बड़ा करने के लिए, ठीक है। तो ये कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बिज़नेस प्रेजेंट ही नहीं है, एक नया बिज़नेस भी प्लान कर सकते हैं एडवांस करने के लिए उसको। तो ये है सिस्टम डिज़ाइन, यानी कि कोई मॉडल बनाना, किसी मॉडल पर उसको वर्क करना उस पर। जैसे आप सिस्टम डिज़ाइन फोकस ऑन हाउ टू अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, ये डिसाइड करता है कि जो ऑब्जेक्टिव है सिस्टम का, जैसे कि हमने बात की अभी एक कपड़े बनाने की कंपनी है, कोई भी ब्रांड है जो कि कपड़ा बना रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा बिज़नेस ग्रो करना, ज़्यादा सेल्स करना। तो ज़्यादा सेल्स करने में ये बात इन्वायरमेंटली पता चली कि ऑनलाइन बिज़नेस करने से सेल्स बढ़ रही हैं, तो उसको ऑनलाइन कर दिया, यानी कि सिस्टम के डिज़ाइन ऐसा बना दिया कि अब इसको ऑनलाइन भी पब्लिश करना पड़ेगा। सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन मेनली फोकस ऑन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन को SAD कहते हैं। S स्टैंड फॉर सिस्टम, A स्टैंड फॉर एनालिसिस एंड D स्टैंड फॉर डिज़ाइन। मेनली फोकस ऑन सिस्टम, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि सिस्टम्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज़, इन तीनों पे डिपेंड करता है सिस्टम डिज़ाइन। वैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिज़नेस और किसी भी चीज़ के लिए हमें डिज़ाइन बनाना बहुत ज़रूरी होता है और उस डिज़ाइन पर ये सब कुछ काम करता है, ठीक है। सबसे अब बात करते हैं सिस्टम क्या है। सिस्टम जो है, द वर्ड सिस्टम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिस्टेमा,
ये ग्रीक वर्ड है सिस्टेमा, विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स टू अचीव अ कॉमन कॉज और ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइज्ड रिलेशनशिप जिसको क्रोनोलॉजिकली जिसको अरेंज किया गया है बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, डिफरेंट फील्ड्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं, टू अचीव अ कॉमन कॉज और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा एक इसकी और डेफिनेशन ये भी है, अ सिस्टम इज़ एन ऑर्डरली ग्रुपिंग ऑफ इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स दैट लिंक्ड टुगेदर अकॉर्डिंग टू अ प्लान टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। एक सिस्टम देख लेते हैं, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लें। एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, और स्टूडेंट उसके अंदर ज्वाइन करना चाहता है, एडमिशन लेना चाहता है। तो हमने ये एक एग्जांपल ले ली, पूरे थ्रोली हम इस एग्जांपल से आगे चलेंगे। कॉन्स्ट्रेंट ऑफ द सिस्टम, आ सिस्टम मस्ट हैव 3 बेसिक कॉन्स्ट्रेंट्स। अब हम देखते हैं यूनिवर्सिटी में भी ये 3 कॉन्स्ट्रेंट्स पाए जाते हैं। A system must have some structure and behavior which is designed to achieve a predefined objective. यूनिवर्सिटी के लिए है कि हाई स्कोर जो जिन बच्चों ने लिए हुए हैं उनको हम एडमिशन दें, तो उनके लिए एक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर है। जब उसकी एडमिशन ओपन होने की भी एक टाइम है और डेडलाइन भी है एंड होने के लिए। अगर इसका स्ट्रक्चर ना हो तो एडमिशन ओपन हो और क्लोज भी ना हो। अब जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिए है उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट, उनकी वेरिफिकेशन हो कि उन्होंने इंटर और मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की हुई है। साथ ही साथ उनके फ़ीस स्ट्रक्चर्स उनके डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग ये भी पहले से तय हों, और सब कुछ बिहेवियर प्रोफेशनलिज्म की तरफ दिखा रहा हो। अब सेकंड इसमें बात है इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस must exist among the system components. इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है कि डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कंपोनेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। इंटरकनेक्टिविटी यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड हों वो। जैसा कि अगर किसी स्टूडेंट ने अप्लाई करना है यूनिवर्सिटी में, तो वो वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर देगा, जिसको एडमिशन इंचार्ज एडमिशन डिपार्टमेंट डील कर रहा है। अब उसने लिस्ट लगा दी है जिसमें स्टूडेंट का नाम आ गया है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किसी में उसका नाम आ गया स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट ने वो लिस्ट ले ली और डिपार्टमेंट चला गया और कहा कि ये मेरा नाम आ गया है, डॉक्यूमेंट समेत अपने चला गया और एडमिशन करवा लिया। तो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं ना, एक डिपार्टमेंट की आउटपुट है और दूसरे डिपार्टमेंट की इनपुट है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। ये सारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक दूसरे से लिंक हो रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अच्छा, एक भूल गए हम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव हायर प्रोबेबिलिटी देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ सब सिस्टम्स। सब सिस्टम्स कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम्स। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पूरे यूनिवर्सिटी के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी रखते हैं सब सिस्टम से। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम है, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी जो कुछ भी काम कर रही होती है, ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम कर रही होती है, उन सब का कोई ना कोई सिस्टम होता है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम कर रहे होते हैं, अरेंज्ड हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो ये है सिस्टम और कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सिस्टम्स। होप सो सिस्टम समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, उसमें ख़ासियत क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ उसको दूसरों से मुनफरिद बनाएगी, किन चीज़ों में ग्रिप होनी चाहिए अच्छी। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? तंजीम इसको कहते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब है सब कुछ अरेंज्ड फॉर्म में हो। ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर, हर चीज़ एक प्रॉपर फॉर्म में हो रही हो। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू अचीव द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। यानी कि हाई स्कोरर्स को लेना है, फीस वगैरह सब कुछ डिटरमाइन करनी है। ये भी यूनिवर्सिटी भी तो एक बिज़नेस होता है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन देने की कोशिश करनी है, लेकिन इतने बच्चों को भी एडमिशन नहीं देना जो संभल ना सकें। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, इसके बाद है इंटरेक्शन। इट इज़ डिफाइंड बाय द मैनर इन विच कंपोनेंट्स ऑपरेट विद ईच अदर। यानी कि कंपोनेंट्स कैसे ऑपरेट करते हैं आपस में, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे कोई कंपनी अगर होगी तो उसमें डिपार्टमेंट्स कैसे होंगे? सेल्स डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये सब होंगे। इस तरह यूनिवर्सिटी में कंपोनेंट्स होंगे
सब्जेक्ट्स के डिपार्टमेंट्स और ये फैकल्टी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इस तरह से। अब इनका इंटरेक्शन कैसे है, फॉर एग्जांपल बताया हुआ है इन एन ऑर्गेनाइजेशन परचेजिंग डिपार्टमेंट मस्ट इंटरेक्ट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड पे रोल विद पर्सनल डिपार्टमेंट। यानी कि जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है उसका कहीं ना कहीं रिलेशन होगा ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। जब उसके पास कोई जो प्रोडक्ट है, कपड़ा है, जूते हैं, बैग्स हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस है, उनके पास वो ख़त्म हुआ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेंगे, बताएंगे उनको कि हमारे पास सामान ख़त्म हो गया, आप और प्रोड्यूस करें। या जिस चीज़ की सेल ज़्यादा है उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा करनी पड़ती है। अब आगे है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस मीन्स हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम डिपेंड ऑन वन अनदर। For proper functioning, the components are coordinated and linked together according to a specified plan. ये हम बात पहले कर चुके हैं। The output of the subsystem is the required by the system as input। जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अगर हमने अभी बात की थी कि जैसे अगर मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ये एडमिशन ने वेबसाइट से हमने अप्लाई किया और मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। अब हम वो लिस्ट लेकर अपने डॉक्यूमेंट समेत हम यूनिवर्सिटी गए और वहाँ पे अपने डिपार्टमेंट में गए, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट की लिस्ट में नाम आया था, तो वहाँ पर तो एडमिशन इंचार्ज जो है, जो फैकल्टी बैठी हुई है, वहाँ के आउटपुट और डिपार्टमेंट के लिए वो इनपुट होगी। ठीक है, तो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? अच्छा, उसके आगे है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज कंसर्न्ड विद हाउ अ सिस्टम कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। How components are connected together. It means that the parts of the system work together within the systems even if each part perform a unique function। जैसा कि एडमिशन इंचार्ज जो है वो एडमिशन्स कर रहा है, टीचिंग जो टीचर्स हायरिंग जो डिपार्टमेंट है वो टीचर्स को हायर कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को, स्वीपर्स को वगैरह वगैरह। लाइब्रेरी अलग पर फंक्शन परफॉर्म कर रही है, स्कॉलरशिप ब्रांच अलग पर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ऑल्दो ये सब लोग फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये आपस में लिंक हैं स्टूडेंट के अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या है? The objective of the system must be central. It may be real or stated. It is uncommon for an organization to state an objective and operate to achieve another। क्योंकि ये सारा सिस्टम, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव के लिए की जा रही होती है और वो वाज़ेह होता है। The user must know the main objective of a computer application early in analysis for successful design and conversion। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। अब हमने बात कर ली है प्रॉपर्टीज़ की, अब बात आ रही थी एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं? द फॉलोइंग डायग्राम शोज द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। डायग्राम देख लें। कंट्रोल है, प्रोसेसर, इनपुट, आउटपुट, फीडबैक। बात करते हैं एलिमेंट्स की, आउटपुट्स एंड इनपुट्स। सबसे पहले आउटपुट्स और इनपुट्स को देख लें। आउटपुट्स क्या होते हैं? द मेन एम ऑफ द सिस्टम इज़ टू प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज़ यूजफुल फॉर इट्स यूज़र। जैसे कि अगर किसी सॉफ्टवेयर हाउस में देख लें तो सॉफ्टवेयर बना के देंगे, वो एक आउटपुट लेंगे और वो सॉफ्टवेयर जो होगा वो यूज़र के लिए हेल्पफुल होगा, जो उनका क्लाइंट है उसके लिए हेल्पफुल है। जैसा कि मैंने अगर एक ऐप बिल्ड करवाना है तो मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में जाऊंगी, उनसे ऐप बनवाऊंगी, उनके लिए वो आउटपुट है और वो मेरे लिए हेल्पफुल है और मैं उनको फिर पे करूंगी, तो इस तरह उनको फ़ायदा होगा। इनपुट्स आर द इंफॉर्मेशन दैट एंटर्स इन द सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। इनपुट्स, मेरी इनपुट्स क्या होंगे? जैसे कि मैं किसी क्लिनिक के लिए वो ऐप बना रही हूँ, किसी यूनिवर्सिटी के लिए बना रही हूँ, या किसी स्टडी पर्पस किसी कोर्स के लिए बना रही हूँ, तो वो डिसाइड करेगा, वो इनपुट्स मैं डिसाइड करूँगी और मैं वो इनपुट्स उनको दूंगी। प्रोसेसिंग के लिए आउटपुट इज़ द आउटकम ऑफ प्रोसेसिंग। फिर वो प्रोसेसिंग करेंगे और उसके बाद आउटपुट आ जाएगी जो कि मेरे लिए बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं प्रोसेसर का। प्रोसेसिंग जो हम कर रहे हैं, ये बात प्रोसेसर होता क्या है? द प्रोसेसर इज़ द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। प्रोसेसर ही वो एलिमेंट है जो कि इनपुट्स को आउटपुट में बदलता है, दरमियान में ट्रांसफॉर्मेशन करके। इट इज़ एन ऑपरेशनल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। प्रोसेसर में मॉडिफाई द इनपुट आइदर टोटली और पार्शली डिपेंडिंग ऑन आउटपुट स्पेसिफिकेशन as
The output specification changes, so does the processing. In some cases, inputs is also modified to enable the processor for handling the transformation. डिपेंड करता है ना वैरायटी के लिए कि किस तरह की हमें आउटपुट चाहिए, तो इनपुट को हम वैसे ही मोल्ड कर देते हैं. कंट्रोल. कंट्रोल क्या है? द कंट्रोल एलिमेंट गाइड्स द सिस्टम. कंट्रोल नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि मलकियत रखना, हुकूमत रखना, कंट्रोल होना किसी चीज़ पर. इट इज़ द डिसीजन मेकिंग सब सिस्टम दैट कंट्रोल्स द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज़ गवर्निंग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इसके अंडर होता है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट. द behavior of the system. The behavior of the computer system is controlled by operating system and software. In order to keep the system in balance, what and how much input is needed is determined by the output specification, यानी कि control. अब आता है feedback. Feedback क्या होता है? Feedback provides the control in dynamic system. अब फीडबैक दो तरह का होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. पॉजिटिव फीडबैक इज़ अ रूटीन इन नेचर दैट इनकरेजेस द परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम, यानी कि आप काम ठीक कर रहे हैं. नेगेटिव फीडबैक इज़ द इंफॉर्मेशनल इन नेचर. ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है. नेगेटिव है ना, यानी कि वो किसी चीज़ को हाईलाइट करके बताएंगे कि ये इसकी मतलब कि डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई प्रोजेक्ट की, किसी भी, या स्टाफ ठीक नहीं था, कोऑपरेटिव नहीं था, या किसी एक चीज़ को हाईलाइट करके गलती बताएंगे. दैट प्रोवाइड्स द कंट्रोलर विद इंफॉर्मेशन फॉर एन एक्शन. वो इंफॉर्मेशन देंगे और हमें उस पर एक्शन लेना पड़ेगा. इन्वायरमेंट. अब इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द इन्वायरमेंट इज़ द सुपर सिस्टम विद इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स. It is the source of external element that strikes on the system. It determines how the system must function. यही फैसला करता है कि सिस्टम किस तरह परफॉर्म होगा. फॉर एग्जाम्पल, वेंडर्स एंड कॉम्पिटिटर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन environment may provide constraints that affect the actual performance of the business. Machine system is where human interference is neglected, क्योंकि humans का काम नहीं है ना वहाँ पर. All tasks are performed by the machine. For example, an autonomous robot. अब मैन मेड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी होते हैं. मैन मेड कैसे होते हैं? इट इज़ एन इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू मैनेज डाटा फॉर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल. डायरेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल का एब्रीविएशन है DMC. द सिस्टम इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, डाटा एंड एप्लीकेशन फॉर प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ और एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. Man-made information systems are divided into 3 types. कैसी होती हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड कंप्यूटर बेस्ड. अब फॉर्मल क्या होते हैं? इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ मेमोज. मेमोज क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कोई भी इवेंट्स के लिए या कोई भी एक्शन के लिए जो कि मैनेजर डिस्क्लोज़ करता है तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए, उसको मेमोज कहते हैं. यानी कि अगर कल छुट्टी है और आई एम द CEO ऑफ सम कंपनी, तो मैं मेमो दूंगी सबको, वो डिस्क्लोज़ करूंगी सारे एम्प्लॉयज़ को. तो उसके अंदर ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं होती हैं. एंड इंस्ट्रक्शंस, मेमोज एंड इंस्ट्रक्शंस ETC फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. यानी कि टॉप लेवल यानी कि जो CEO है, जो मैनेजर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं जो लोअर लेवल के हैं, वो उन तक वो मैसेज आम करने के लिए मेमोज़ की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे कि ईमेल्स वगैरह होती हैं इस तरह से. इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम. दिस इज़ एम्प्लॉय बेस्ड सिस्टम्स विच सॉल्व द डे टू डे वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, जो हर रोज़ की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इनफॉर्मल होता है. अब जो मेमो होता है वो सर्टेन एक रेगुलेशन से उसका लिखने का तरीका होगा, उसके अंदर स्टैंप लगी हुई होगी कंपनी की. जो कोई पिक्चर अगर फॉरवर्ड की जाती है तो वो उसके ऊपर मैनेजर के साइंस होंगे. और जो इनफॉर्मल है वो डे टू डे, वो इनफॉर्मल तरीके से भी डायरेक्ट बाय फेस भी कही जा सकती हैं. कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम. द सिस्टम इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द कंप्यूटर फॉर मैनेजिंग बिजनेस एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल, ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम. ऑटोमेटिक लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है? जो ऑनलाइन हम लाइब्रेरीज देखते हैं ना, जिसमें सब्जेक्ट्स आगे आ जाते हैं, सब्जेक्ट चूज़ करो देन आगे, जैसे कि अगर मुझे
एक इंग्लिश चाहिए, स्पोकन इंग्लिश के वर्ब्स अगर मैं देखना चाह रही हूँ इंग्लिश में, तो मैं खोलूँगी लाइब्रेरी, उसके बाद मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट चूज़ करूँगी। इंग्लिश डिपार्टमेंट के पास मैं स्पोकन इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर वगैरह में से मैं स्पोकन चूज़ करूँगी। उसके बाद मैं वर्ब्स देखूँगी, तो उसमें वो सारा मैं अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, सब कुछ ही कंप्यूटर से बेस्ड हो जाता है। यहाँ पर ह्यूमन की कोई बात नहीं होती, ह्यूमंस कुछ नहीं करते यहाँ पर। सिस्टम मॉडल्स क्या होते हैं, अब बात करते हैं। हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ देख ली, एलिमेंट्स देख लिए, अब मॉडल्स कैसे होते हैं। सिस्टम मॉडल्स ये 4 तरह के होते हैं। सिस्टमैटिक मॉडल्स, सिस्टम्स मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं। ये है स्कीमेटिक मॉडल, स्कीम्स जो से बनी हुई है, स्कीमेटिक मॉडल्स, फ्लो सिस्टम मॉडल्स, स्टैटिक system models, and fourth one is dynamic system model. A schematic model is a 2D chart that shows systems element and their linkages. Different arrows are used to show information flow, material and information feedback. Self-explanatory है. Flow system models. A flow system models show the orderly flow of material, energy and information that hold the system together. Program evaluation and review technique. प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, इसका एब्रीविएशन है PERT. फॉर एग्जांपल, इज़ यूज्ड टू एब्स्ट्रैक्ट अ रियल वर्ल्ड सिस्टम इन मॉडल फॉर्म. ठीक है. स्टैटिक सिस्टम मॉडल्स, दे रिप्रेजेंट वन पेयर ऑफ रिलेशनशिप such as activity time and cost quantity. The Gantt chart, for example, gives a static picture of activity time relationship. ठीक है. अब आगे है डायनामिक मॉडल. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डायनामिक मॉडल. जितने भी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस हो रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के बिजनेस हो रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट बिजनेस है या सर्विस बिजनेस है. डायनामिक मॉडल अप्रोक्सीमेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर और एप्लीकेशन दैट एनालिसिस्ट डील विद. इट शोज ऑन ऑनगोइंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग status of the system. It consists of inputs that enter the system, the processor through the transformation take place, the programs required for processing, the output that result from processing. जैसे कि अगर कोई ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मारिया बी पाकिस्तान का ब्रांड है, या कोई भी ब्रांड ले लें, KFC या कुछ भी है, खाने का बिजनेस है, कुछ भी है, वो डायनामिक चलता होता है. यानी कि हर रोज़ कितनी सेल्स हुई हैं, प्रोसेसर थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस, उसको एंटर करेंगे एनुअल, क्योंकि रिपोर्ट निकालनी होती है ना, बिजनेस कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है. द प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, ये कंप्यूटर खुद करता है. द आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग के बिजनेस लॉस में है या प्रॉफिट में. कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन. देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मैनेजरियल लेवल्स एट द डिसीजन मैनेजर मेक. ठीक है. अब वो बातें हैं, वो कैटेगरीज हैं जिसमें डिसीजन मैनेजर्स जो मेक करते हैं वो कितनी हैं. सबसे पहले है स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, मैनेजरियल इंफॉर्मेशन और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन. हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन लो, कंडेंस, मीडियम और लार्ज. टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अनस्ट्रक्चर्ड, मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड. इंफॉर्मेशन लेवल क्या है, स्ट्रेटेजिक, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल. ठीक है. मैनेजमेंट लेवल क्या है, अपर, मिडल, लोअर. और सिस्टम सपोर्ट क्या है, इसमें है ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, DSS. एंड उसके बाद है हमारे पास मैनेजरल इंफॉर्मेशन में हमने देख रहे हैं कि यहाँ पर ये है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड थर्ड एंड लास्ट वन है डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम. डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम से ये बात वाज़ेह हो रही है कि ये ऑनलाइन है, यानी कि कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर बेस्ड है. अब स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं. दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय टॉप मोस्ट मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग रेंज प्लानिंग पॉलिसीज फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेंड्स इन रेवेन्यूज, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड पॉपुलेशन ग्रोथ. दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन अचीव विद द एड ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. ये अनस्ट्रक्चर्ड इसलिए है क्योंकि ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज ये भी चेंज होते रहते हैं. मैनेजरल इंफॉर्मेशन. दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड बाय द मिडल मैनेजमेंट ऑफ शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग विच इज़ टर्म्स ऑफ मंथ. फॉर एग्जाम्पल, सेल्स एनालिसिस. सेल्स अब कभी ज़्यादा है तो कभी कम है. इवेंचुअल सेल्स भी होती हैं, जैसे
जैसे इस तरह है कि किसी भी चीज़ का अगर फूड बिज़नेस है तो टी जो है वो विंटर्स में ज़्यादा सेल होगी, समर्स में थोड़ी कम होगी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स विंटर्स में कम सेल होती हैं, तो ये सेल्स जो है ना, डिपार्टमेंट सेल्स अप एंड हाई होती रहती हैं। किसी इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी या महंगाई वगैरह की वजह से भी सेल्स अप एंड डाउन हो सकती हैं, तो ये मॉडरेटली स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ये है, ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन ये है कि दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड बाय अ लो मैनेजमेंट फॉर डेली एंड शॉर्ट term planning to enforce day-to-day operational activities, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कीपिंग एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड, ओवरड्यू परचेज ऑर्डर्स एंड स्टॉक अवेलेबल्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि एक बार जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है बस उसको स्टोर करना है, ठीक है। जो कंप्यूटर में हम स्टोर कर दें तो इसके अंदर चेंजेस ज़्यादा नहीं हो रही। इट इज़ अचीव्ड विद द एड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, यानी कि इसके अंदर ज़्यादा अल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो है हाईली स्ट्रक्चर्ड है। तो आज का लेक्चर यहीं तक ही है। आज हमने पढ़ा है सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, जिसमें हमने सिस्टम एनालिसिस को, सिस्टम डिज़ाइन को स्टडी किया है। सिस्टम को हमने डीप स्टडी किया है, जिसमें हमने इसके कॉन्स्ट्रेंट, प्रॉपर्टीज़ एंड इसके अंदर इसके हमने एलिमेंट्स को भी डिस्कस किया है और उसके साथ उसके मॉडल्स डिस्कस किए हैं। सिस्टम्स की टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं और इसकी अरेंजमेंट्स भी देखी हैं।